आज से हम लोग टेराफॉर्म की अपनी एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसमें टेराफॉर्म के बारे में, टेराफॉर्म के एग्ज़ाम के बारे में और इंटरप्राइज में टेराफॉर्म को कैसे यूज़ किया जाता है अलग अलग क्लाउड के साथ, वो हम लोग कवर करेंगे। इन डिटेल टेराफॉर्म का इंटायर सेशन कवर करने वाले हैं। तो ये नई सीरीज़ होने वाली है, इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करके रखिए। मैं कोशिश करूँगा कि एवरी वीकेंड पे एटलीस्ट एक नया टॉपिक हम लोग 1 घंटे का सेशन ज़रूर यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। सो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जितनी वीडियोस आती हैं उनको लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए सो दैट यू ऑल कैन गेट अ प्रॉपर नोटिफिकेशन अगर मैं वीकेंड्स पे नए वीडियोस अपलोड करता हूँ तो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये पूरी सीरीज़ हिंदी में होने वाली है। सो मैंने बहुत सारे रिक्वेस्ट मुझे मिले थे कि टेराफॉर्म को और कुबरनेटिस को कि एक पूरी सीरीज़ हिंदी में करी जाए। तो ये हैशिकार्प टेराफॉर्म लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद कुबरनेटिस की सीरीज भी बहुत जल्दी आपके पास आने वाली है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हैशिकार्प सर्टिफाइड टेराफॉर्म एसोसिएट ये एक ऐसी ट्रेनिंग है जो अभी टेराफॉर्म मार्केट में काफ़ी ज़्यादा नया तो नहीं है, बट टेराफॉर्म बहुत ज़्यादा बूमिंग है। इसका मतलब हर एक जगह पे जहाँ भी कोई भी कंपनी अगर इस समय क्लाउड का यूज़ कर रही है तो क्लाउड में रिसोर्सेज के प्रोविजनिंग के लिए टेराफॉर्म एज अ टूल का इस्तेमाल किया जाता है। अब टेराफॉर्म एज अ टूल दो फॉर्मेट में आता है। मतलब जैसे बाकी के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कम्युनिटी वर्जन होता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आपको लाइसेंस पे करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। और एक होता है इंटरप्राइज एडिशन, जिसको कि आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, एंड इंटरप्राइज में उसी को यूज़ किया जाता है नॉर्मली टू गेट अ सपोर्ट फ्रॉम हैशिकार्प। नाउ हैशिकार्प एक कंपनी है, हैशिकार्प के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट हैं, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पे चलते हैं हम लोग। सो हैशिकार्प, ये हैशिकार्प एक कंपनी है। अगर आप इसे देखें तो जो क्लाउड कम्युनिटी के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं इनके पास जो ये यूज़ करते हैं हम लोग। आप में से बहुत सारे प्रोडक्ट्स के नाम आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर भी होंगे। नोमैड कुबरनेटिस के लिए शेड्यूलिंग ऑर्केस्ट्रेशन, टेराफॉर्म जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वॉल्ट से ऑलरेडी कंसोल सर्विस मेश होता है, पैकर से आप वीएम इमेजेस वगैरह, एएमआई इमेजेस वगैरह बना सकते हो, राइट। तो टेराफॉर्म एक टूल है जो हैशिकार्प प्रोवाइड करता है। नाउ अगर हैशिकार्प टेराफॉर्म का टूल प्रोवाइड करता है तो इसका मतलब है कि हैशिकार्प का जो ये टेराफॉर्म का टूल है उसके लिए हैशिकार्प ही एग्ज़ाम भी ऑर्गेनाइज करता है। तो मेरा ये जो ओवरऑल हैशिकार्प टेराफॉर्म का सेशन होने वाला है, अगर आप इसको फोकस रहेंगे तो मैं इसमें एग्ज़ाम के क्वेश्चन भी डिस्कस करता चलूँगा और श्योर है कि आप पास हो जाओगे, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम क्वेश्चन डिस्कस करूँगा आपको उसी में से आपको क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। ओके, सो ये जो एग्ज़ाम है इसका नाम है हैशिकाप सर्टिफाइड टेराफॉर्म एसोसिएट ट्रेनिंग क्यूरिकुलम ट्रेनिंग, आई मीन सॉरी, हैशिकाप सर्टिफाइड टेराफॉर्म एसोसिएट ये है। एग्ज़ाम का जो कोड है वो है 003। ओके, और ये एक लिंक है गिटहब का जिसको आप फॉलो कर सकते हो, फोर्क करके अपने पास यूज़ कर सकते हो। इसमें टेराफॉर्म से रिलेटेड, टेराफॉर्म के ओवरऑल कोर्स से रिलेटेड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। मैं इन्हीं पे फोकस करके एंड देन आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो अगर हम बात करें एग्ज़ाम की कि एग्ज़ाम में क्या क्या कवर होता है, तो टेराफॉर्म का ओवरऑल सारा फंक्शन प्रॉपरली कवर हो जाता है। जो भी टेराफॉर्म में हम यूज़ करते हैं वो सारी चीज़ें इस एग्ज़ाम में कवर हो जाती हैं, राइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ टेराफॉर्म, टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज, ये जेसन से डिफरेंस कैसे होता है, एंड टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स क्या होते हैं, स्टेट फाइल क्या होती है, कैसे मेंटेन करते हैं, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, प्रोविजनर्स क्या होते हैं, वर्क स्पेसेस, क्लाउड, क्लाउड, टेराफॉर्म इंटरप्राइज या इंटरप्राइज एडिशन का जो टेराफॉर्म होता है उसके बारे में पूरी डिटेल्स इसमें रहती है। फिर हम लोग टेराफॉर्म में वैलिडेशन वगैरह कैसे करते हैं, टेराफॉर्म में सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होती है, टेराफॉर्म की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, एंड एग्जाम प्रिपरेशन। तो ये ओवरऑल ट्रेनिंग का प्लान है और आप यहाँ पे जाके गो थ्रू भी कर सकते हैं। अगर प्रिसाइसली बात करें एग्ज़ाम एंड स्टडी टेबल की, यहाँ पे मेंशन है ये जो ओवरऑल एग्ज़ाम टेराफॉर्म का होता है उसमें 1 घंटे का सेशन होता है, 1 घंटे का एग्ज़ाम है, ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड होता है और आपको टेराफॉर्म के एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत सस्ता एग्ज़ाम आता है इसका, तो आप 70.50 यूएस डॉलर, जो भी लोकली एप्लीकेबल टैक्स है, अगर आप इंडिया में हैं, पाकिस्तान में या कहीं पर भी हैं तो वहाँ के लोकली टैक्स के हिसाब से थोड़ा सा इससे टैक्सेस एक्स्ट्रा लग जाएंगे। सो काफ़ी ज़्यादा चीप एग्ज़ाम है और आप इजीली इसमें इनरोल कर सकते हो। फ्री रीटेक्स पॉसिबल नहीं है, यानी सिंगल टेक का एग्ज़ाम है, सो वन टाइम आप
आप अटेंड करोगे और उसमें आपको क्लियर करना होता है। नेक्स्ट टाइम अगर फिर मान लीजिए फॉर सम रीज़न अगर आप फेल हो जाते हो इस कोर्स को करने के बाद, या ये जो मेरी वीडियो सीरीज़ की होने वाली है इस सीरीज़ को अगर आपने प्रॉपर देखा है और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए होंगे अगर उसको आपने देखा है तो आप 100% पास हो ही जाओगे। बाय द वे ओवरऑल क्वेश्चन जो होते हैं वो 57 होते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन, और इसमें आपके पास 40 करेक्ट आंसर्स आपको देने होते हैं, तब आपका 70% आता है। तो 70% इज़ अ पासिंग स्कोर जहाँ पे आप इजीली एग्ज़ाम क्रैक करके पास हो सकते हो। एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव्स की अगर बात करें तो ये एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप इसको लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वीडियो के, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। एग्ज़ाम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, एंड एक्सप्लेन करेंगे कि होता क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का इस्तेमाल करने का। हम लोग पर्पस भी अंडरस्टैंड करेंगे टेराफॉर्म का, और मल्टी क्लाउड एंड प्रोवाइडर एग्नोस्टिक बेनिफिट्स जो टेराफॉर्म के हैं जिसके लिए रियल टेराफॉर्म जाना जाता है वो हम लोग समझेंगे इन डिटेल, बहुत ज़्यादा ड्रिल डाउन करके कि यार क्यों हम लोग मल्टी क्लाउड या टेराफॉर्म ही इतना ज़्यादा पॉपुलर क्यों, राइट। हम लोग स्टेट फाइल के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बेनिफिट्स समझेंगे, टेराफॉर्म के साथ क्यों इतना ज़्यादा स्टेट फाइल की इंपॉर्टेंस होती है। टेराफॉर्म के बेसिक्स अंडरस्टैंड करेंगे, हम लोग समझेंगे कि कैसे मल्टीपल टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स एक साथ यूज़ किए जा सकते हैं। आप टेराफॉर्म राइट करना सीखोगे कि आप एक साथ कैसे चाहो तो एज्योर जीसीपी एंड एडब्ल्यूएस तीनों क्लाउड पे एक साथ वन क्लिक में रिसोर्सेज क्रिएट कर सकते हो। फिर टेराफॉर्म में प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर आता है तो वो कैसे होता है वो समझेंगे। हम लोग टेराफॉर्म कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज को राइट करेंगे मल्टीपल प्रोवाइडर के लिए, कैसे होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। प्री रिक्विजिट्स भी आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी प्रोवाइडर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपके पास ऑथेंटिकेशन ऑप्शंस कितने अवेलेबल हैं। और हम लोग फिर फाइंड्स एंड फेच के प्रोवाइडर्स को देखेंगे registry.terraform.io में। एंड हम लोग टेराफॉर्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे जो कोर वर्कफ्लो है उसके अलावा भी। एंड टेराफॉर्म इंपोर्ट क्या होता है, एग्जिस्टिंग रिसोर्स जो आपने मैनुअली बनाया है उसको टेराफॉर्म में कैसे इंपोर्ट करके यूज करेंगे, एंड स्टेट को कैसे हम देखते हैं, स्टेट को कैसे वैलिडेट करते हैं वो भी। सो इन शॉर्ट ये इतने सारे इसके टेराफॉर्म के हैं ओवरऑल, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे शुरू से, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। तो अगर आपने कभी भी टेराफॉर्म पे काम नहीं किया है या आपको टेराफॉर्म बिल्कुल भी नहीं आता है तो आपके लिए ये बेस्ट कोर्स है जहाँ पे आप हिंदी में आराम से टेराफॉर्म सीख जाएंगे और आप टेराफॉर्म में अच्छे से काम करना भी सीख जाएंगे। सो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए मेरे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्लासेस का सेक्शन है, यहाँ पे मैं जाता हूँ और इंट्रोडक्शन सेक्शन में जाता हूँ, यहाँ पे नोट्स पड़े हुए हैं notes.mt। तो सबसे पहले बात करते हैं कि टेराफॉर्म है क्या। सो अगर टेराफॉर्म को ऐसे डिस्क्राइब करें तो टेराफॉर्म एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल है। अब कॉन्फ़िगरेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, या सबसे पहले आपके दिमाग में आता है मेरे पास ऑलरेडी एंसिबल है तो मैं टेराफॉर्म क्यों यूज़ करूँ यार, मेरे पास एंसिबल तो है। बट देखो एंसिबल का और टेराफॉर्म का पर्सपेक्टिव दोनों का अलग अलग है, दोनों के यूज़ केस अलग अलग हैं। तो हमें सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि यार ये एंसिबल और टेराफॉर्म या फिर ये कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, ये एज अ कोड वाले कंसेप्ट होते क्या हैं। पहले तो समझते हैं एज अ कोड के कंसेप्ट क्या हैं, ठीक है। तो एज अ कोड का कंसेप्ट ऐसे आप समझिए कि अगर मेरे पास एक कोई रिसोर्स है, राइट, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक क्लाउड है, जीसीपी क्लाउड या एडब्ल्यूएस क्लाउड या कोई भी। जीसीपी क्लाउड के अंदर में मैं एक वीएम बनाऊंगा और उस वीएम को फिर मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, राइट। तो मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ कि जिसमें मैं पहले जीसीपी क्लाउड पे लॉगिन करूँगा, वहाँ पे वीएम इंस्टेंसेस सेक्शन में जाऊँगा और वर्चुअल मशीन को क्रिएट करूँगा उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ देने के बाद। और जब वो क्रिएट हो जाएगी तो उसके बाद मैं उसमें अगर लाइनक्स मशीन है तो एसएसएच करके लॉगिन करूँगा और फिर वर्चुअल मशीन को कॉन्फ़िगर करूँगा। लेट्स से उसकी सिक्योरिटी हार्डनिंग वगैरह करनी है या उस पर कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है या उस पर वेब सर्वर सेटअप करना है प्रॉपरली। तो इसमें आप अगर देखें तो दो पीस इन्वॉल्व होता है, राइट। इसके इस पूरे प्रोसेस में आपके पास बेसिकली दो पीस है। पहला जो पीस है वो है प्रोविजनिंग ऑफ वर्चुअल मशीन, राइट। आपने क्या किया, आपने एक वर्चुअल मशीन को प्रोविजन किया और दूसरा आपने फिर क्या किया, उसको आपने कॉन्फ़िगर किया। बट अगर अभी आप देखें तो जो अभी आपने किया इसका मतलब क्लाउड जीसीपी कंसोल में लॉगिन करके वहाँ पे क्रिएट किया मैनुअली, राइट, क्लिक क्लिक करके माउस से कीबोर्ड से।
वर्चुअल मशीन को भी आपने कॉन्फ़िगर किया माउस से कीबोर्ड से, ये जो दोनों टास्क है ये मैनुअल है। तो अगर हम इन्हीं टास्क को प्रोग्राम लिख दें, स्क्रिप्ट लिख दें, ताकि वो ये काम कर सके। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो स्क्रिप्ट जरूरी नहीं है कि टेराफॉर्म ही हो, क्योंकि अभी मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, अभी मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये एज ए कोड का कंसेप्ट क्या होता है, राइट। तो हम लोग समझ रहे हैं कि यार एज ए कोड का क्या कंसेप्ट होता है। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट अफ्रेश टेराफॉर्म YT एंड एज अ कोड का क्या कंसेप्ट है, राइट। तो एज अ कोड में आप कोड में कुछ भी लिखें और जब उस कोड को एग्जीक्यूट करें तो उसमें जो कुछ भी लिखा है आपने, जिस पर्पस के लिए लिखा है, वो पर्पस सॉल्व हो जाए, उसको हम बोलते हैं एज अ कोड फिलोसफी, राइट, एज अ कोड वे और एज अ कोड मेथड ऑफ डूइंग समथिंग। सो डूइंग समथिंग में क्या है, एक प्रोविजनिंग, राइट, आप प्रोविजनिंग करना चाहते हो रिसोर्स की, तो एक तो हो गया प्रोविजनिंग, दूसरा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। तो दो टास्क आप परफॉर्म करना चाहते हो। अब अगर आपने कोई चीज़ प्रोविजनिंग के लिए लिख दिया, राइट, कि रिसोर्स क्रिएट हो जाए, उसको आपने कोड में लिखा। अब वो चीज़ कोड कुछ भी हो सकता है, आप चाहो तो जी क्लाउड का कमांड लिख दो, है ना, जी क्लाउड इंस्टेंसेस क्रिएट करके AWS का कमांड लिख दो और उसके बाद क्रिएट कर दो, या अगर आप अजूर यूज़ कर रहे हो तो आप AZ VM क्रिएट का कमांड लिख दो, फिर उसके बाद उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए आप फिर AZ NSG क्रिएट कर लो, फिर आप उसमें AZ IP टेबल्स क्रिएट, IP एड्रेसेस क्रिएट कर लो। तो अगर आप ये सारी चीज़ें क्रिएट करके फिर सबको क्लब करते हैं और लाइन बाय लाइन आप ये सारे CLI के ऑप्शंस को आप एक सेल स्क्रिप्ट में मान लीजिए ऐड कर देते हैं और आप एक सेल स्क्रिप्ट बनाते हैं क्रिएट VM डॉट sh। और तो ये जो आपका है क्रिएट VM डॉट sh, अगर आप इस क्रिएट VM डॉट sh को एग्जीक्यूट करोगे और आपका वर्चुअल मशीन बन गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो स्क्रिप्ट है ये आपने किस मेथड से किया, मेथड आपका क्या हो जाएगा, आपका मेथड हो जाएगा एज ए कोड। और आपने क्या चीज़ किया है यहाँ पे अभी अभी जस्ट, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोविजन किया है, तो आपका ये हो गया क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड। ठीक, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजन कर दिया एज अ कोड। तो सेल स्क्रिप्ट को भी हम एज ए कोड कंसीडर कर सकते हैं। बेटर वे में और ज़्यादा कंट्रोल के साथ, ज़्यादा ग्रैनुलरिटी के साथ हमारे पास क्रिएशन के टूल्स अवेलेबल हैं। तो मैं अगर एक main.tf फाइल लिखता हूँ, सेम जैसे create vm.sh है, ऑब्वियसली सिंटैक्स अलग होंगे, पैटर्न अलग होगा, आर्गुमेंट्स अलग होंगे, लैंग्वेज अलग होगी, लेकिन अगर मैं वही चीज़ एक main.tf में लिखता हूँ, जो चीज़ मैंने create vm.sh में लिखी है, CLI के स्क्रिप्ट लिखे हैं, उसकी जगह पे अगर मैं टेराफॉर्म जिस लैंग्वेज को समझता है, जिस भाषा को समझता है, उसके हिसाब से अगर मैं main.tf में वही इंस्ट्रक्शंस लिख दूँ और उसको अगर मैं एग्जीक्यूट कराता हूँ, तब भी वही काम होता है कि मेरा वर्चुअल मशीन बन जाता है। तो इस प्रोसेस को भी हम मेथड एज अ कोड बोलेंगे, यानी ये मेथड जो है वो एज अ कोड मेथड है। ठीक है, कैसा मेथड है, एज अ कोड। तो ये भी मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड ऑप्शन हुआ। मतलब कोई भी बाय यूजिंग सेल स्क्रिप्ट और बाय यूजिंग टेराफॉर्म और बाय यूजिंग एनी अदर टूल, राइट, टेराग्रंट और समथिंग एल्स, अगर आप क्रिएट कर रहे हैं रिसोर्स, तो आप एक्चुअली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड इसको बोल सकते हैं। फाइन। इससे फ़ायदे क्या होते हैं, पहला तो ये होता है यार कि अगर कोई भी कोड आप लिखते हो तो आप उसको वर्जन कंट्रोल कर सकते हो, राइट। मैनुअली एरर के चांसेस भी होते हैं, जैसे अगर आप, मैं बोलूँ कि आप इंटरप्राइज में काम कर रहे हो, आप किसी प्रोडक्शन सर्वर में काम कर रहे हो, आपको प्रोडक्शन सिस्टम क्रिएट करना है, तो ऐसे में आप अकेले उसको क्रिएट करोगे मैनुअली, हो सकता है आप कोई चीज़ मिस कर जाओ, राइट। बट अगर मैं आपसे बोलूँ कि अब आप उसको प्रोविजनिंग का एक स्क्रिप्ट लिख दो, मान लो ये क्रिएट vm.sh लिख दो, और लिखने के बाद आप उसको गिटहब में डाल दो, राइट। तो गिटहब पे डाल दो और उसको रिव्यू करवा लो किसी से, तो कोई दूसरा इंजीनियर होगा, वो उस सेल स्क्रिप्ट को रिव्यू कर सकता है, अप्रूव कर सकता है। यानी अगर आपके पास क्रिएशन की स्क्रिप्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड या कोई भी एज अ कोड फिलासफी में आपने कोई कोड लिखा है, तो उस कोड को प्रॉपर 4i 3i चेक हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, अप्रूवल प्रोसेस में जा सकता है, उसके बाद आपका ये जो स्क्रिप्ट है वो आप एग्जीक्यूट करेंगे, देयर आर लाइकली टू बी लेस चांसेस कि आपके पास कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई एरर होगा, बिकॉज इट हैज़ गॉन थ्रू वेरियस आइस चेक्स, राइट।
तो ये बेटर बेनिफिट है मैनुअली एग्जीक्यूट करने के अलावा। और उसमें क्या बेनिफिट मिला कि आपने वन क्लिक क्रिएशन बनाया, वन क्लिक स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन किया, एंड वन क्लिक पे आपका कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी आपने कोड में मेंशन किया है वो सारा का सारा एक साथ बन जाता है, राइट। तो इसलिए भी ये फिर जो मेथड है एज अ कोड, ये बहुत ज़्यादा अच्छा मेथड है। तो ये हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड का तरीका। अब मान लो आप सेम ऐसे ही आप कोई सेटअप वेब सर्वर डॉट एस एच नाम से आपने एक फाइल लिखी, सेल स्क्रिप्ट, उसमें आप सेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कराने पे एपीटी इंस्टॉल एनजिनिक्स, उसके बाद फिर सेड कमांड, फिर ए डब्ल्यू के कमांड, इन सबको यूज़ करके आप अपना वेब सर्वर क्रिएट कर रहे हो, कॉन्फ़िगर कर रहे हो। तो ये जो है ये एक्चुअली कॉन्फ़िगर कर रहे हो आप, प्रोविजनिंग नहीं कर रहे हो इंफ्रास्ट्रक्चर की, प्लेटफॉर्म की। तो ये जो तरीका है इसको आप बोलेंगे क्या, ये भी मेथड वही है, मेथड वही है कि आप एज अ कोड लिख रहे हो, राइट। जो आपको कॉन्फ़िगर करना था वो कॉन्फ़िगरेशन आपने एज अ कोड लिख दी। इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन एज ए कोड, ठीक। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड एंड कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड में क्या डिफरेंस है। अब बात करते हैं, अगर यही मैं सेल स्क्रिप्ट में लिखने के बजाय पाइथन में लिख दूँ, तब भी ये वही रहेगा एज अ कोड प्रोसेस, एंड कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड कहलाएगा, क्योंकि मैं अब पाइथन स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन के थ्रू क्रिएशन कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ऊपर वाले में भी अगर आप यहाँ पे पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू, राइट, लेट्स से मैं AWS में प्रोविजनिंग कर रहा हूँ, मैंने बोटो 3 यूज़ किया और फिर मैंने AWS में रिसोर्सेज क्रिएट कर दिए पाइथन स्क्रिप्ट के थ्रू, दैट इज़ ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड। यहाँ नीचे अगर मैंने एक स्क्रिप्ट लिख दी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड। बट एक स्टैंडर्ड टूल है जैसे मेन डॉट टी एफ टेराफॉर्म, राइट, टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट टेराफॉर्म की लैंग्वेज में लिया, तो टेराफॉर्म टूल जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल कहलाता है। वैसे ही अगर मैं एनसिबल प्लेबुक्स लिख देता हूँ, राइट, तो जो मेरी एनसिबल प्लेबुक होगी वो कॉन्फ़िगरेशन एज अ टूल कहलाएगी। तो एनसिबल क्या है, एक टूल है जो रीड करता है, आपने जो भी कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो आप प्लेबुक्स के अंदर लिखते हो, और वो रीड करता है आपके प्लेबुक्स को, यामल फाइल्स को, एंड उसके बाद जो उसमें लिखा होता है उसको रीड करके वो टारगेट सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर देता है, यानी आपके सिस्टम को कॉन्फ़िगर कर देता है। तो आपकी समझ में आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, कॉन्फ़िगरेशन एज अ कोड में डिफरेंस क्या है, एंड जो तरीका है दोनों का वो एज अ कोड तरीका है, और कॉन्फ़िगर एंसिबल भी एक टूल है, टेराफॉर्म भी एक टूल है, लेकिन दोनों अलग अलग टूल है। जो जो टेराफॉर्म है वो क्या करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर या प्लेटफॉर्म को प्रोविजन करता है, और जो एंसिबल है वो क्या करता है, वो प्रोविजन किए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को कॉन्फ़िगर करता है आपके लिए, ठीक है। तो दोनों के अलग अलग काम होते हैं। ये तो हो गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड एंड एज अ कोड फिलोसफी क्या है, राइट। अब थोड़ा सा एज अ कोड की कुछ और बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में भी एक क्वेश्चन आता है जो पूछा जाता है, एज अ कोड से दो क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं, और प्रोसेस के ऊपर रहता है बेसिकली। तो इट्स नॉट लाइक टेक्निकल क्वेश्चन पूछेगा, बट प्रोसेस के ऊपर रहता है कि क्या बेनिफिट्स हैं, और उसमें दो तीन ऑप्शंस रहेंगे ऐसे सिनारियो बेस्ड, राइट। तो आइए देखते हैं। सो फॉर एग्जांपल मैं आपसे ये बोलूँ कि गिटहब क्या है, पहले आपको गिट थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने गिट के ऊपर। अगर आप टेराफॉर्म पढ़ रहे हैं या कोई भी एज अ कोड फिलोसफी मेथड पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके लिए गिट या कोई भी ऐसा बिट बकेट या गिट लैब या कोई भी ऐसा सोर्स कोड मैनेजमेंट सिस्टम आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि आप कोड लिखते हैं तो आप कोड को प्रॉपर मैनेज करते हैं, कई लोग एक साथ कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, तो वो आपका टेराफॉर्म या एंसिबल या कुछ भी हो, बट वो गिट पे होना अनिवार्य है। इसलिए भी होना ज़रूरी होता है क्योंकि एक साथ कई लोग एक साथ काम कर सकते हैं, तो गिट की बेसिक्स को आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो गिट के बेसिक्स को भी आइए थोड़ा थोड़ा समझते हैं, बहुत ज़्यादा आप कई सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, राइट। गिटहब के एक्शंस पाइपलाइंस के ऊपर मैं भी एक वीडियो सीरीज़ बनाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, ये है गिट, आप सबको साइन अप कर लेना है। जब आप साइन अप कर लेंगे तो उसके बाद आप इस पर रिपोजिटरीज क्रिएट कर सकते हैं। सो रिपोजिटरीज वो प्लेस है जहाँ पे आप कोड को सेव करते हो, ओके। तो आप रिपोजिटरीज यहाँ पे, जैसे मैंने एक नई रिपोजिटरी न्यू रिपोजिटरी पे क्रिएट किया, उसके बाद जो भी आपके पास एक ऑप्शन है वो आपने कर दिया, वाई टी टेराफॉर्म मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इसको पब्लिक प्राइवेट कर सकते हैं, प्राइवेट में सिर्फ आप ही देख पाओगे, पब्लिक में उस यूआरएल को कोई भी देख सकता है।
यहाँ पे ऐड रीडमी फाइल कर दिया। गिट इग्नोर अगर आपको लेना है तो आप टेराफॉर्म यहाँ पे टेराफॉर्म गिट इग्नोर कर देंगे। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप जब टेराफॉर्म की कोई चीज़ इसमें पुश करेंगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। देन क्रिएट अ रिपोजिटरी पे बटन दबा दीजिए। अब आपने क्रिएट अ रिपोजिटरी पे किया, यू सी हियर मी विजयस वाई हाइफन टेराफॉर्म आपका बन गया। अब इस रिपोजिटरी से देखो फ़ायदा क्या होता है। रिपोजिटरी में कंसेप्ट होता है अप्रूवल का, ब्रांचिंग प्रोटेक्शन का, ब्रांचेस का। मेन ब्रांच जो होती है इसको हम लोग गोल्डन सोर्स की तरह ट्रीट करते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें जो चीज़ है वो स्टेबल है। अगर किसी को मान लो चार इंजीनियर हैं, चार डेवलपर हैं, चार लोग टेराफॉर्म में काम करना चाहते हैं। आपने एक फाइल यहाँ पे लिख दी readme.md। अब इसी readme.md को कई सारे लोग अपडेट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करेंगे, वो लोग वो लोग यहाँ पे जाएंगे ब्रांच में, वो लोग एक नई ब्रांच क्रिएट करेंगे। वो ब्रांच क्रिएट करेंगे, सोर्स लेंगे मेन, और फिर यहाँ पे वो कुछ समथिंग लाइक फीचर ऐड डिस्क्रिप्शन ऐसा कुछ वो बनाएंगे। देयर शुड नॉट बी एनी स्पेस, क्रिएट न्यू ब्रांच। अब क्या हुआ, देखो ब्रांच बन गई। अब अगर आप कोड में वापस जाके देखेंगे तो आपको दो ब्रांचेस हैं मेन। तो अब ये दो ब्रांच अलग अलग हो गई हैं, इसका मतलब कोई भी मेन पे काम नहीं करना चाहिए किसी को। तो इसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाके मेन ब्रांच को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मेन ब्रांच को प्रोटेक्ट करने के लिए आप ब्रांचेस सेक्शन में जाएंगे, ये आपका ब्रांच है, राइट। और अब इस ब्रांच को, या यहाँ पे जो ब्रांच है उसमें आप एक प्रोटेक्शन रूल लिखना चाहते हो, राइट। तो ये आपका जनरल हो गया, और दिस इज अ डिफॉल्ट ब्रांच, एंड देन यू कैन गो ahead here, collaboration and I need to do a login here। so ये यहाँ पे आप अपने टीम्स को ऐड कर सकते हैं कई सारे। यहाँ ब्रांच पे आप जा सकते हैं, ऐड ब्रांच रूल सेट पे क्लिक कर सकते हैं, एंड फिर यहाँ पे आप ब्रांच के रूल्स क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग ब्रांचेस के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, बट if you see here, rule set name enforcement is active, rule set is for example main, and then this is a target here, restrict creation, and this is not a branching protection. Where is the branch? Seems like I'm at the wrong place. Here it is. Add classic branch protection. This is also a branch protection rule, but I think they have figured out something new. So this is place is right, but I think GitHub has added some new features. So we will go ahead add classic branch protection rule. This is a classic branch protection rule. So we can protect our main branch. So we can mention here that hey, somebody needs to create a pull request before merging. Here, how many approvals you need before somebody merge a feature branch into main branch? We can mention one or two. Okay, and then there are many other things also, probably we'll talk about these later on. So what you see here, that in branches the main branch has got protected. What is the protection means? Protection rule what we have given, that if somebody is trying to add here main इसमें readme.md को डायरेक्ट अगर कोई यहाँ पे एडिट करता है, राइट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाला कुछ लाइन डिस्क्रिप्शन ऐसा, ठीक है, दिस इज टेराफॉर्म रेपो, एंड अगर कमिट चेंज करेगा मतलब सेव करेगा डायरेक्ट मेन ब्रांच में, तो वो यहाँ पे बोलता है कि आप एक नई ब्रांच बना के सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रपोज चेंज का ऑप्शन आता है, आप प्रपोज चेंज कर सकते हो। जब आप प्रपोज चेंज पे जाएंगे तो यहाँ पे आप क्रिएट करते हैं पुल रिक्वेस्ट। पुल रिक्वेस्ट का मतलब क्या हुआ, जो आपने चेंज किया है वो इस ब्रांच में है करंटली, वो आपकी मेन ब्रांच में मर्ज करने की रिक्वेस्ट आप दे रहे हो। इसका मतलब जो चेंज आपने फीचर ब्रांच में किया है, इस ब्रांच से आप सारी चेंजेस को मेन ब्रांच में डालना चाहते हो, मर्ज करना चाहते हो अपने किए हुए चेंजेस को। तो आपने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक कर दिया। जब आपने क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपका आप देखेंगे तो मर्जिंग ब्लॉक है। क्यों? कोई भी इसको मर्ज नहीं कर पाएगा तब तक जब तक कि कोई एक आदमी इसको अप्रूव नहीं कर देता। अप्रूवल कहाँ से होता है? तो
इसका जो अप्रूवल है वो स्वयं आप खुद से नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे एक ऑप्शन है बाईपास करने का भी, बट आई विल नेवर रिकमेंड कि आप इंटरप्राइज में कभी इसको कीजिए, एंड इंटरप्राइज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा भी नहीं। सो ये अभी मर्जिंग हाईलाइट नहीं होगी और आप अपने चेंजेस को कभी भी मर्ज नहीं कर सकते। तो आप बेसिकली करते क्या हो यहाँ पे, मैंने अभी बोला था ना कि आप एज ए कोड का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप अपने कोड को, चेंजेस को टेस्ट करके उसके बाद आप रिव्यू के लिए भेज सकते हो। ये पुल रिक्वेस्ट ही रिव्यू है, और जो अप्रूव करेगा वो एक्चुअली रिव्यूअर है। तो आपका चेंजेस जो है वो इस ब्रांच में है। एंड अब आप रिक्वेस्ट, ये जो पीआर है उसमें आप देखेंगे पुल रिक्वेस्ट नंबर आ जाता है 1। ये लिंक आप अपने इस रिव्यूअर को किसी को भी भेज सकते हो अपनी टीम में जो ऑथराइज है करने का। एंड उसके बाद आप यहाँ पे उसको बोलोगे तो वो क्या करेगा, वो यहाँ आएगा, और या तो फिर आप जिससे रिव्यू कराना चाहते हो, यहाँ पे रिव्यूअर्स देख रहे हो, आप यहाँ क्लिक करके उस बंदे का नाम सेलेक्ट कर दो। जब आप सेलेक्ट कर दोगे तो वो जो होगा, अभी मैंने अपना ही किया है राइट, बट आपके केस में दूसरा होना चाहिए। जब आप दूसरे बंदे को करोगे तो वो जब दूसरा इंजीनियर जो होगा वो जब यहाँ पे आएगा, और आने के बाद वो जब लॉग इन करेगा तो यहाँ पे उसको अपना नाम मिलेगा राइट। तो फिर वो क्या करता है कि इस पुल रिक्वेस्ट को वो अप्रूव कर सकता है। बट अभी क्योंकि मैं खुद ही हूँ तो ये अप्रूवल मैं खुद नहीं कर सकता राइट। तो यहाँ पे रिव्यू एंड अप्रूव का ऑप्शन आता है, वो क्लिक करके अप्रूव करेगा। उसके पहले वो फाइल चेंजेस में जाएगा, ये देखेगा प्रॉपरली कि आपने क्या क्या किया है। ओके, तो आपने ये सेक्शन पहले से था, आपने ये 2 सेक्शन ऐड किए हैं राइट। तब वो ये ऐसे रिव्यू करके चेंजेस, यहाँ पे ये अप्रूव बटन है, ऐसे ही आता है तो वो यहाँ पे अप्रूव बटन पे क्लिक करके सबमिट कर देगा। तो वो चेंजेस जो हैं वो अप्रूव हो जाते हैं। अप्रूवल होने के बाद ये बटन जो है ये हाईलाइट हो जाता है, मर्जिंग ग्रीन हो जाती है, एंड आप इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका ये हाईलाइट हो जाएगा, इस पर क्लिक करके आप मर्ज कर सकते। सो लेट्स से मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट करता हूँ, कंफर्म कर देता हूँ ऐसे ही बाईपास करने के लिए, तो यू सी हियर मर्ज हो गया। एंड ये जो ब्रांच है इसको मैं अब डिलीट कर सकता हूँ बिकॉज फीचर ब्रांच थी। बस अब जब कोड में जाके देखता हूँ तो आप देखो वो सेक्शन आ जाता है जो मर्ज किया है। तो ये ऐसा है ऑप्शन है जिससे आपका कोड जो है गिट के माध्यम से प्रॉपरली रिव्यू हो सकता है, अप्रूव हो सकता है, उसके बाद ही मेन में जाएगा। अब मान लो आपके पास कोई ऐसा ऑटोमेशन है, कोई CI/CD टूल या पाइपलाइन है जो आप सेटअप करना चाहते हो कि जैसे ही नया कोड मर्ज मेन ब्रांच में आए तो वैसे ही डिप्लॉयमेंट हो जाए। तो उसके लिए भी सोचो कितना अच्छा है कि जब कभी भी आपको कोड में कोई चेंज करना है तो आपने फीचर ब्रांच क्रिएट किया, उसमें आपने टेस्ट वगैरह किए, उसके बाद जब फाइनल कोड हो गया तो अब आप उसे फाइनल प्रोडक्शन में भेजना चाहते हो तो आपने पुल रिक्वेस्ट ऐसे ही रेज किया मेन ब्रांच के अगेंस्ट में। उसके बाद जब मेन ब्रांच में वो अप्रूवल होके मर्ज हो जाता है तो वैसे ही आपकी CI/CD पाइपलाइन चल जाती है, और जो कुछ भी मेन ब्रांच में आपने फीचर ब्रांच से चेंजेस करके मेन ब्रांच में ले आए हो वो सारे के सारे चेंजेस आपके पाइपलाइन के थ्रू डिप्लॉय हो जाते हैं। तो ये गिट जो है अपने आप में एक काफ़ी अच्छा टूल है। इंटरप्राइज में बहुत ज़्यादा वाइडली 99.99% हर जगह पे गिट का इस्तेमाल ज़रूर होता है किसी भी तरह के एज अ कोड प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए। तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ गिटहब को बहुत अच्छे से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हालांकि टेराफॉर्म से उतना रिलेशन गिटहब का नहीं है, बट क्योंकि ये एज अ कोड मेथड जो है उसमें गिट के बिना एज अ कोड मेथड अधूरा है। टेराफॉर्म से इसका रिलेशन नहीं है उतना। आप लोकल में भी फाइल्स बना के सारा काम कर सकते हो, हम लोग वैसे ही करेंगे, गिट की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीस है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप इंटरप्राइज में जाना चाहते हैं और वहाँ पे कैसे काम होता है फिर उसको डे वन से अडॉप्ट करना चाहते हैं, और कोई आपको सरप्राइजेस ना लगे डे वन पे कि अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो उसके लिए ये बड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। सो ये था एज अ कोड फिलोसफी। नाउ अगर हम वापस चलें अपने टेराफॉर्म के कोर्स पे, तो ये हमारी क्लासेस एंड इंट्रोडक्शन नोट्स। सो टेराफॉर्म क्या है अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि टेराफॉर्म बेसिकली ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में हम लोग कोड लिखते हैं। और कोई भी जो कोड है वो एक फाइल का फॉर्मेट होता है। जैसे आप लोग अगर पावर पॉइंट स्लाइड बनाओगे तो ऑब्वियसली PPT एक्सटेंशन की फाइल में, वो अगर वर्ड की चीज़ें लिख रहे हो तो आप DOCX में सेव करोगे। आपको पता है JPG में इमेजेस होती हैं, आपको पता है MP3 में गाने होते हैं, MP4 में वीडियोस होती हैं। तो वैसे ही टेराफॉर्म के कोई भी इंस्ट्रक्शंस अगर आप लिखते हो तो वो .tf फाइल में लिखा जाता है। यानी जब टेराफॉर्म आप चलाओगे टूल
तो ये .tf फाइल को रीड करता है, उसके इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है एंड देन एग्जीक्यूशन करता है. तो व्हाट इज टेराफॉर्म? यू अंडरस्टैंड, इट इज अ HashiCorp टेराफॉर्म इज एन इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल. इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड क्या है मैं बता ही चुका हूँ. इसमें आप क्लाउड में भी प्रोविजनिंग कर सकते हो टेराफॉर्म से, और नॉन क्लाउड ऑन प्रेम रिसोर्स में भी प्रोविजनिंग कर सकते हो. तो टेराफॉर्म की सबसे खास बात यही है कि ये ऐसा टूल है जो क्लाउड एग्नोस्टिक है. इसका मतलब ये हुआ कि टेराफॉर्म को इस्तेमाल करके आप सिर्फ AWS पे ही नहीं, अजोर पे, GCP पे, ओरेकल क्लाउड पे, VMware पे, या और जितने भी बहुत सारे हैं जहाँ पे आप प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर सकते हो. कौन कौन से हैं अगर आपको ये जानना है तो आपको registry.terraform पे जाना चाहिए. registry.terraform.io ये वो जगह है जहाँ पे आपके पास टेराफॉर्म को के प्रोवाइडर्स हैं. तो अगर आप यहाँ ब्राउज प्रोवाइडर पे क्लिक करें तो आपको पता चलेगा कि कितने प्रोवाइडर्स हैं या कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. मैं आपको बताऊंगा कि प्रोवाइडर्स क्या होते हैं बहुत डिटेल में प्रोवाइडर के टॉपिक में. तो यहाँ अगर आप देखें तो आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि टेराफॉर्म को आप AWS, अजूर, GCP क्लाउड, कुबरनेटिस, अलीबाबा क्लाउड, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब क्लाउड इनिट, अजूर एक्टिव डायरेक्टरी प्रोविजनिंग, गूगल बीटा है, HashiCorp क्लाउड प्लेटफॉर्म है, कॉन्सोल, इतने सारे हैं जहाँ पे आप रिसोर्सेज, अगर यहाँ पे अगर देखें आप तो इसका मतलब 4534 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जिनके ऊपर आप टेराफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रोविजनिंग वगैरह कर सकते हो. तो समटाइम्स पीपल यूज टू से कि सर आप किस पे पढ़ाओगे, AWS पे पढ़ाओगे या GCP पे पढ़ाओगे. तो अब तक आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि टेराफॉर्म का प्लेटफॉर्म से कुछ लेना देना ही नहीं है. टेराफॉर्म एज अ लैंग्वेज कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ सेम वैसे ही काम करेगा जैसे AWS पे करता है. लॉजिकली वैसे ही आप इसका टेराफॉर्म का कोड लिखोगे AWS के लिए, वैसे ही आप इसका कोड अज्योर के लिए भी लिखोगे सेम तरीके से, सेम लॉजिक से, और सभी के लिए आप वैसे ही लिखोगे. इसीलिए टेराफॉर्म को बोला जाता है कि ये क्लाउड प्रोवाइडर एग्नोस्टिक है. इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि सिंगल क्लाउड का प्रोविजनिंग हो सकता है, बट आप किसी भी क्लाउड के प्लेटफॉर्म को प्रोविजन कर सकते हो. और कैसे करते हो ये मैं आपको मेजर 3 क्लाउड AWS, अजूर क्लाउड, GCP, तीनों के ऊपर ट्राई करूँगा, आपको दिखाऊँगा कि कैसे ये काम करता है टेराफॉर्म. ठीक है. सो ये था हमारा टेराफॉर्म का कि हाउ टेराफॉर्म, व्हाट इज टेराफॉर्म एंड व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड टूल्स. ठीक है. फिर आता है कि हम टेराफॉर्म, टेराफॉर्म जो है उसमें प्लगइन्स होती है बेसिकली. तो अगर हम प्लगइन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, प्लगइन का मतलब होता है कि जैसे एक कोई आपके पास टूल है, उस टूल पे अगर आप लोगों ने कभी वो देखा है हैमर, या सॉरी हैमर नहीं बट कार्डलेस टूल्स आते हैं बहुत सारे, राइट. या आप सबने एक स्क्रू ड्राइवर का सेट तो देखा ही होगा जिसमें मैग्नेटिक वाला, जिसमें कि स्क्रू ड्राइवर का जो सेट होता है उसमें कई सारे स्क्रू ड्राइवर के हेड लगाने के ऑप्शन होते हैं, राइट. लेट्स ट्राई टू एक्सप्लोर इन इमेजेस कि स्क्रू ड्राइवर प्लगइन हेड्स हियर, राइट. आप सबने देखा होगा आपके पास एक स्क्रू ड्राइवर है, ये वाला आपने ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर मिलता है. सो इफ़ यू सी हियर ये, या इन इसको बात करें या इसकी बात करें, ये आपका हेड है. और ये आप समझो कि बाकी 1 2 3 4 5 ये आपके प्लगइन्स हैं. अब होता क्या है, आपका टेराफॉर्म समझ लो ये है, राइट, मेन. और इस टेराफॉर्म, ये टेराफॉर्म तब तक बेकार है, अभी देखो इस केवल अगर आपको मैं ये दे दूँ तो आप इससे तो कोई स्क्रू खोल नहीं पाओगे, या फिर अगर इस वाले को दे दूँ तो इससे तो आप कोई स्क्रू खोल नहीं पाओगे, है ना. आपको अगर स्क्रू खोलना है तो आपको इसके साथ में इसका सेट स्क्रू ड्राइवर का हेड चाहिए, स्क्रू ड्राइवर का जो टिप है वो चाहिए. ऐसे में अगर आपको लेट्स से फ्लैट वाले स्क्रू ड्राइवर का स्क्रू है तो आप इस वाले मॉड्यूल को लगाएंगे, प्लगइन को लगाएंगे. अगर ऐसा है तो इसमें लगाएंगे, थोड़ा बड़ा है तो इसको लगाएंगे, ऐसा है तो ऐसा लगाएंगे, ये वाला जो भी सेट होता है उसके लिए वही आप यूज़ करेंगे. तो ये अपनी फंक्शनैलिटी, इसकी फंक्शनैलिटी वही हो जाती है. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ऐसे ही समझें तो जो टेराफॉर्म है वो टूल है इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविजनिंग का, यानी ये ग्रीन वाला या ये वाला. लेकिन क्या प्रोविजनिंग करना है उसके हिसाब से आप उसमें
प्लगइन यूज कर सकते हो। जैसे अगर आपको जीसीपी में प्रोविजनिंग करना है तो आप जीसीपी का प्लगइन यूज करोगे, अजोर में करना है तो अजोर का प्लगइन यूज करोगे टेराफॉर्म के साथ, राइट। एडब्ल्यूएस का करना है तो एडब्ल्यूएस में। और इसी प्लगइन बेस आर्किटेक्चर की वजह से टेराफॉर्म पॉपुलर है। जिस पे भी यूज़ करना है उसी का प्लगइन आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग प्रोवाइडर्स जो होते हैं इन्हीं को प्लगइन बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर AWS इस्तेमाल करना है तो मैं टेराफॉर्म में AWS का प्लगइन इस्तेमाल करूँगा। एंड इफ़ यू गो अहेड हियर यूज प्रोवाइडर का सेक्शन है, यहाँ पे आता है कि AWS का प्रोवाइडर यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपको फॉर एग्जांपल कुछ और यूज़ करना है, राइट, दूसरा जीसीपी, तो जीसीपी का ऐसे। तो ये जो तरीका है इसी को बोलते हैं प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड, प्लगइन बेस्ड आर्किटेक्चर, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। एग्जाम में क्वेश्चन भी अक्सर इसी से रिलेटेड आता है, सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इसको आराम से अब कवर कर सकते हो। सो टेराफॉर्म में प्रोवाइडर्स क्या होते हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब प्लगइन बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होने की वजह से, सॉरी, स्ट्रक्चर होने की वजह से ये टेराफॉर्म के थ्रू आप थाउजेंड्स ऑफ प्रोवाइडर्स को मैनेज कर सकते हैं। और टेराफॉर्म काम कैसे करता है यहाँ पे अगर आप देखो तो इस इमेज से भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेसिकली प्रैक्टिशनर यहाँ पे मेंशन किया गया है वो जो टेराफॉर्म को प्रैक्टिस करता है, यानी टेराफॉर्म को कोड को राइट करता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ कोड को जो प्रैक्टिशनर है वो राइट करता है, उसके बाद वो प्लान करता है एंड देन अप्लाई करता है। तो प्लान और अप्लाई ये दोनों टेराफॉर्म कोड के या टेराफॉर्म के कमांड्स हैं। जब आप इसको करते हो तो प्लान के टाइम में दिखता है कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, यानी क्या क्या बनने वाला है, और अप्लाई करने पे वो चीज़ें बन जाती हैं। तो टेराफॉर्म आपको ऑप्शन देता है, आप पहले प्लान करके देख लो क्या क्या बनेगा, फिर आप अप्लाई कमांड चलाओगे तो बन जाएगा। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है कि प्लगइन्स अगर आप यूज़ करोगे टेराफॉर्म के साथ, कुबरनेटिस का यूज़ करोगे कुबरनेटिस बना दोगे, AWS GCP अजूर, राइट, हेरोकू, PM, अलीबाबा, एनीथिंग, राइट। तो प्लग इन बेस स्ट्रक्चर है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर टेराफॉर्म से डिप्लॉय करना है तो आप ये स्टेप्स करते हो। पहले आप स्कोप डिफाइन करते हो, क्या डिफाइन करना है, स्कोप। स्कोप में आप देखते हो कि हमें प्रोविजनिंग किस पे करनी है। फिर आप ऑथर करते हो, यानी आप अपना कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हो, main.tf फाइल या किसी भी नाम की .tf फाइल लिखते हो। फिर आप टेराफॉर्म में 3 कमांड चलाते हो, init, plan एंड apply, एंड देन योर प्रोविजनिंग हैज हैपेंड, राइट। इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपकी जो कोड है main.tf में आपने जो टेराफॉर्म में लिखा है, उस कोड में आपने क्या लिखा है वही चीज़ टारगेट पे बना रहता है। तो ऐसे में ये बहुत इजी हो जाता है ट्रैक करना कि क्या क्या बना है। आपको लॉग इन करके क्लाउड पोर्टल में देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि टेराफॉर्म में ऐसे ही आपको सारी चीज़ें दिख जाती हैं। फिर कोड होता है तो कोड की वजह से देखो मैंने यहाँ पे भी बताया हुआ है कि आप गिटहब गिटलैब वगैरह यूज़ करते हो, वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हो, तो आप कोलैबोरेट कर सकते हो, कई लोग एक साथ कोड पे काम कर सकते हो, राइट। देन टेराफॉर्म काम कैसे करता है, मैंने बताया कि टेराफॉर्म टूल होता है ये, जो टेराफॉर्म प्रोवाइडर्स प्लगइन को यूज करके टारगेट एपीआई पे कॉल करता है और उसके बाद उसको समझ में आ जाता है, प्रोविजनिंग हो जाती है। तो हाउ यू डू, यू राइट, यू प्लान, देन यू अप्लाई, राइट। हियर इट इज। राइट करने में आपका जो टेराफॉर्म है, ये देखो टेराफॉर्म का कमांड है प्लान, तो ये राइट करते हो आप पहले, जहाँ राइट करते हो वहीं पे आपकी टेराफॉर्म की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है। कॉन्फ़िगरेशन फाइल बेसिकली बोलते हैं उस फाइल को जो आप लिखते हो टेराफॉर्म के लिए, एंड स्टेट फाइल बोलते हैं जो यहाँ पे प्रोविज़न इस फाइल को इस्तेमाल करके जो चीज़ अप्लाई हो गई है उसकी इंफॉर्मेशन स्टेट फाइल में टेराफॉर्म नोट कर लेता है। टेराफॉर्म स्टेट फाइल को आप एक तरह से टेराफॉर्म की मेमोरी या उसका दिमाग भी समझ सकते हो, या उसका स्टोरेज समझ सकते हो कि उसने क्या क्या बनाया है वो अपने दिमाग में याद करता है, याद करके रखता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप फिर से बोलोगे बनाने के लिए तो अपने दिमाग में एक बार सोचता है कि यार ये मैं बना चुका हूँ क्या, और अगर वो बना चुका होता है उसके पास इन्फॉर्मेशन रहती है तो इसका मतलब बना चुका है, तो फिर वो दोबारा उस चीज़ को नहीं बनाता। तो इसको हम लोग और डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे चल के। ओके, तो टेराफॉर्म अभी तक अगर आपको समझ में आ गया है तो हमें फर्स्ट थिंग चलना चाहिए और टेराफॉर्म का पहले यूज़ करते हैं कि कैसे इंस्टॉल किया जाता है टेराफॉर्म को।
तो मेरे पास तीनों मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर टेराफॉर्म इंस्टॉल करने का तरीका यहाँ पे मेंशन है। विंडोज़ में भी इसको इंस्टॉल करना बहुत आसान होता है। आप विनगेट इंस्टॉल हैशिकार्प टेराफॉर्म, केस सेंसिटिव है, ध्यान दीजिएगा, HOT। तो ये कमांड अगर आप चलाओगे तो विंडोज़ में आप टेराफॉर्म को प्रॉपरली इंस्टॉल कर सकते हो आराम से। लाइनक्स में टेराफॉर्म को इंस्टॉल करने का तरीका ये है कि आप इसकी बाइनरी रिलीज वर्जन इसका चेक कर लीजिए। इस कमांड से आप इस लिंक से इस पर क्लिक कीजिए तो पता चलेगा कि अभी टेराफॉर्म का कौन सा वर्जन चल रहा है। जो प्री रिलीज वर्जन है या अल्फ़ा, इसके ऊपर मत जाइएगा बिल्कुल भी। जो स्टेबल रिलीज है उसके ऊपर जाइएगा। सो इफ़ यू सी 1.9 का रिलीज़ चल रहा है, और अगर 1.9 के रिलीज़ पे क्लिक करें तो 1.9 का सितंबर 18 में 1.9.6 वर्जन टेराफॉर्म का रिलीज़ हुआ है। तो अगर ये आपको चाहिए 1.9 का रिलीज़, राइट, तो आप वापस से रिलीज़ पे ही चलिए यहाँ पे, एंड डाउन 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 1.9.6 ये लेटेस्ट रिलीज़ है, सितंबर 18 को हुआ है। तो आप इसके लिए आप इसकी बाइनरी डाउनलोड करोगे, राइट। तो यहाँ पे दोनों सोर्स कोड है, आप इसकी बाइनरी डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ से रिलीज़ मिल जाता है। बट आपको डाउनलोड करने के लिए ये सेक्शन चाहिए, रिलीजेस, राइट। तो आप इसको चाहो तो कॉपी कर सकते हो। ये लेटेस्ट वर्जन चेक करने के लिए यहाँ पे आप ऐसे करके जाओ, ये कॉपी कर लो ऐसे यहाँ तक का। ये 1.5.5 है, बट आप समझ सकते हो कि लेटेस्ट रिलीज में क्या है। तो आप चाहो तो 1.9.6 ऐसे डायरेक्ट लिख दो, इंटर करो, तो आपको यहाँ पे टेराफॉर्म की बाइनरी फाइल, कमांड फाइल मिल जाएगी। डार्विन AMD है, लाइनक्स मैक के लिए, लाइनक्स के लिए है AMD 64, BSD के लिए भी है, सोलारिस के लिए है, ओपन BSD के लिए, विंडोज़ के लिए भी है, राइट। तो सारी बाइनरीज आपको मिल जाएंगी। अगर आपको ये नहीं पता कि वन डॉट लेटेस्ट कौन सा है, यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो ये, सॉरी मैं यहाँ आ गया टेराफॉर्म पे। सो टेराफॉर्म ऐसे इस पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी आपको रिलीज के वर्जन्स मिल जाएंगे। सो 1.537 ऐसे, और यहाँ पे भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, जो लेटेस्ट वर्जन है वो 1.9.6 है। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इंस्टॉल करने का तरीका इसका क्या है विंडोज़ में और लाइनक्स में, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो विंडोज़ में इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान सा है। यहाँ पे आप देखो तो विनगिट CMD ओपन कीजिए या पावरशेल ओपन कीजिए, विंडोज़ 11 है या विंडोज़ 10 है, उस पर आप ये कमांड चला दो, विनगेट इंस्टॉल हैशिकार्प डॉट टेराफॉर्म। बस लेटेस्ट जो भी वर्जन होगा वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। आपको अपना लैपटॉप रिबूट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए इस कमांड को चलाने के बाद एडवाइजेबल है कि प्लीज़ रीस्टार्ट ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप जो है इसको CMD या पावर सेल ओपन करें वापस, तो टेराफॉर्म का कमांड आपके पास चल सके। फिर आपके पास है लाइनक्स। अगर लाइनक्स में करना है तो ये ऐसे जिप फाइल डाउनलोड कर लो, फिर उसको अनजिप करो, chmod करके टेराफॉर्म को एग्जीक्यूटेबल बना लो, और उसके बाद इसको आप USR लोकल बिन में मूव कर दो उस बाइनरी को, तब आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आप मैक OS यूज़ करते हो तो आप ब्रू टैप कर लो हैशिकार्प को, उसके बाद ब्रू इंस्टॉल हैशिकार्प टैप टेराफॉर्म कर लीजिए, टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाता है। मैं मैक यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरे पास देखेंगे तो ये मेरा शेल है। तो फांट बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास टेराफॉर्म ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो अगर आप यहाँ पे टेराफॉर्म आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं उसको वैलिडेट करना है, तो टेराफॉर्म हाइफन हाइफन करके आप वर्जन लिखेंगे, और फिर देखेंगे कि टेराफॉर्म का करंट वर्जन क्या है, क्या इंस्टॉल है आपके पास, लेटेस्ट वर्जन कौन सा है। सो इफ यू सी योर वर्जन ऑफ टेराफॉर्म इज़ आउट ऑफ डेट बोल रहा है, मेरे पास टेराफॉर्म 1.9.1 इंस्टॉल है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि लेटेस्ट हमेशा होना चाहिए, बट कोशिश कीजिएगा कि लेटेस्ट ही रहे जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, लिख रहे हो। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के पर्पज़ से इसकी स्टडी कर रहे हैं और साथ में इंटरप्राइज गाइडेंस, राइट, जो कि मैं आपको डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तब भी आपको लेटेस्ट पे काम करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर ये आउटपुट आता है टेराफॉर्म हाइफन हाइफन वर्जन करने पे, इसका मतलब आपका टेराफॉर्म इंस्टॉल हो चुका है विंडोज़, लाइनक्स या मैक किसी पे भी। दैट इज़ हाउ टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन वर्क्स। अब जब आपका टेराफॉर्म इंस्टॉलेशन हो चुका है तो नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा सेक्शन 3। हम लोग पढ़ेंगे अपना पहला प्रोवाइडर कैसे यूज़ करेंगे, कैसे उसका ऑथेंटिकेशन सेटअप करेंगे, और कैसे टेराफॉर्म को रन करेंगे। तो इसको हम लोग देखेंगे हमारी दूसरी वीडियो में। तो नई
नेक्स्ट वीडियो अगर आप जल्दी चाहते हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं वीडियोस इस पर कंटिन्यूसली डालता रहूँगा। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही है। थैंक यू। ट्रेस सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, डोंट वरी, बट इट इज़ जस्ट दैट द फर्स्ट डे हमने इंट्रोडक्शन कवर किया है।